Hello to all. So today we are going to discuss a new poem, A Thing of Beauty, which is in Flamingo book of 12th class. Uh, this has been written by John Keats. मैं थोड़ा सा आपको पहले जॉन कीट्स के बारे में समझाता हूँ. जॉन कीट्स वॉज ए ब्रिटिश एंड रोमांटिक पोइट and he died at the age of 26 only. He was a very famous romantic poet. He was trained to become a surgeon, but he decided to become a poet. तो इतनी जो नॉलेज मैंने अभी आपको दी है ये जॉन कीट्स के बारे में है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कल को आप इंग्लिश ऑनर्स या लिटरेचर एमए इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको पोइट्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए. तो जॉन कीट्स जो था, इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई 26 में. और उनकी 5 पोएम्स, 26 कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 26 की एज में उन्होंने ऐसी 5 पोएम्स लिखी जो आर्ट वर्ल्ड फेमस बन चुकी है. यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में उनकी पोएम्स के बारे में पढ़ाया जाता है. जैसे ये थिंग ऑफ ब्यूटी उन्हीं की ने लिखी है और आपकी क्लास में ये रखी गई है. तो इतने फेमस थे वो जॉन कीट्स. बल्कि उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर भगवान ने उनको ज़्यादा ज़िंदगी दी होती, जैसे विलियम शेक्सपियर, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा साल जिए, तो शायद ये विलियम शेक्सपियर को भी बीट कर चुके होते, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिला अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए और जॉन कीट्स को कम टाइम मिला, पर उस कम टाइम में भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम. दिस एक्सट्रैक्ट इन दिस पोएम, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज एक्चुअल पोएम एंडीमियन, written by John Keats only. So the theme of the poem is nature, beauty and youth. तो पूरी पोएम जो घूमती है वो नेचर, ब्यूटी और यूथ, जवानी के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर. द पोइट कॉल्स ब्यूटी एज ए हेवनली ड्रिंक विच सूट्स आवर स्पिरिट्स एंड गिव्स अस गुड हेल्थ. जो पोइट है वो कहता है कि जो सुंदरता है वो एक तरह से अमृत की तरह से है, जो कि हमें भगवान आकाश से हमारे लिए हमारे पास भेजते हैं, जिससे हमें हमारी आत्मा खुश हो जाती है, मन शांत हो जाता है और एक अच्छी हेल्थ मिलती है. साउंड स्लीप एंड मेंटल पीस, ये भी हमें मिलता है. ब्यूटी रिमूव सैडनेस एंड ग्रीफ फ्रॉम आवर लाइव्स. और जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो उससे हमारे मन के अंदर जो दुख है, सैडनेस एंड ग्रीफ है, वो ख़त्म हो जाता है. एंड गिव्स अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, और हमें लंबे समय तक हमारे मन में रहने वाली खुशी प्रदान करती है. Many times man feels distressed because of the scarcity of good men in the world. बहुत बार इंसान दुखी हो जाता है, और दुख का कारण ज़्यादातर ये होता है कि हमारे आसपास बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं, जो हमें चाहे अनचाहे, नोइंगली अननोइंगली कष्ट दे देते हैं, दुख दे देते हैं अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से. सो दैट्स वाई मैन फील्स डिस्ट्रेस. और जब हम दुखी होते हैं, समथिंग ब्यूटीफुल ओवरकम्स, हेल्प्स अस टू ओवरकम सैडनेस. जैसी कोई सुंदर चीज़ फिर हमारे सामने आती है या हम फील करते हैं, वो प्रकृति भी हो सकती है, बारिश, सूरज, चंद्रमा भी हो सकता है, अच्छा मौसम भी हो सकता है, फूल भी हो सकते हैं, और कोई भी सुंदर चीज़ हो सकती है, तो हम फिर अपनी जो दुख है उससे बाहर आ जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं. ब्यूटी इज़ नॉट फाउंड ओनली इन थिंग्स, इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, इवन इन द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन. अब पोइट ये कह रहा है कि सुंदरता सिर्फ चीज़ों में नहीं पाई जाती, वो ग्रेट मैन की स्टोरीज़ में भी हो सकती है. किसी जैसे श्रवण कुमार की कहानी हम बचपन में सुनते थे, राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के अंदर भी हमें सुंदरता, खुशी महसूस हो सकती है. एट लास्ट ही सेज दैट हेवन कीप्स ऑन पोरिंग द हेवनली ब्लिस ऑफ नेचर इनटू आवर हार्ट्स. वो कहता है कि कुदरत का नियम कुछ ऐसा है कि आकाश से, यानी कि पूरी प्रकृति जो है हम पर अपने अमृत की वर्षा करती रहती है और हमारे मन को मजबूत और खुशहाल बनाती रहती है. दिस इमोर्टल ड्रिंक इज़ अ सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस. और ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, यानी कि अमृत है, ये हमें बहुत बहुत खुशी प्रदान करता है. यहाँ पर मैं फिर छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कभी आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और आपको कहीं जाना पड़े और स्कॉर्चिंग हीट लगे, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आपको इरिटेशन और बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी. पर उल्टा कर दें कि मान लीजिए आप परेशान हैं, गुस्से में, दुखी हैं, और अचानक मौसम बदल जाता है, हल्की हल्की बूंदें शुरू हो जाती हैं, बादल गड़गड़ाने शुरू हो जाते हैं, मौसम बढ़िया हो जाता है, तो आपका मन खुश हो जाता है. तो इसका मतलब हम निश्चित तौर पे हमारे आसपास के वातावरण से, नेचर से
प्रभावित होते हैं, ये हम पर काफ़ी असर डालता है। तो ये पूरी की पूरी थीम मैंने अभी आपको बताई। अब हम इसको स्टैंजा वाइज समझेंगे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको स्टैंजा वाइज दूंगा। देखिए, वैसे तो इस पोएम के अंदर कहीं स्टैंजास अलग से मेंशन नहीं किए हैं, गैप नहीं दिया गया है, पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको 4 स्टैंजास में बांट दिया है। तो पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा रीड करता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन। फर्स्ट स्टैंजा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but we'll keep a bower quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो इसके अंदर जो बोला गया है वो कुछ इस तरह से है, ब्यूटी ऑलवेज गिव्स अस इमेंस प्लेजर एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी डे। जो सुंदर नाम की चीज़ होती है, सुंदरता नाम की चीज़ होती है, ये हमेशा हमें खुशियाँ देती है और इसकी खुशियाँ हर बार उसको देखने पर बढ़ती हैं। ब्यूटी इज़ इमॉर्टल एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू टाइम। जो ब्यूटी है वो नष्ट नहीं होती है, ये अमर है, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। नेचर क्रिएट्स ए शेडी शेल्टर विद ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स वेयर मैन कैन फील काम एंड स्लीप साउंडली। प्रकृति ने हमें इस तरह से संरक्षण प्रदान किया है कि अगर हम उसकी गोद में जाएं तो हमें शांति और खुशी और अच्छी नींद महसूस होती है। वी फील पीसफुल, रिलैक्स एंड हेल्दी। और जब आपका मन खुश होगा, आप खुश होंगे, तकलीफ़ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, तो आपके मन में शांति होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे और आप हेल्दी फील करेंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कभी आपको सोते समय कुछ ऐसी बैड न्यूज़ मिल जाए, सैड हो जाएं आप, या कोई आपको इरिटेटिंग वर्ड्स कह दे, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अच्छी नींद नहीं आएगी, यू मे नॉट फील हेल्दी नेक्स्ट मॉर्निंग। आपके अंदर जो इरिटेशन वो रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, तो आपकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, फिज़िकल हेल्थ भी डाउन होगी और मेंटल हेल्थ भी डाउन होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमें हमेशा खुशियाँ देती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady womb। अब इस स्टेंजा के अंदर क्या बोला गया है, एवरी डे वी आर रिन्यूइंग एंड स्ट्रेंथनिंग अवर टाइज एंड कनेक्शन टू द अर्थ। हम हर रोज़ अपने आप को पृथ्वी से जोड़ते हैं, इसके साथ जो अपने टाइज़ हैं, कनेक्शन हैं, वो और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। देर आर मैनी, इसको मैं थोड़ा सा फिर अलग तरह से समझा सकता हूँ। देखिए, पोइट ने वो लाइनें लिख दी हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग टीचर, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। मैं जो बेस्ट जो मुझे समझ में आता है वो इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए घर में एक छोटा सा बेबी है, उसको अब नहीं पता कि मेरे घर में कौन कौन है, मेरे से बड़े भाई बहन कितने हैं, मेरे पापा कौन है, मम्मी कौन है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है। पर माँ जो उसको दूध पिलाती है, साफ़ सफाई करती है, प्यार करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करती है, धीरे धीरे वो बच्चा माँ के टच को फील करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 महीने 4 महीने का होता है, कोई और लेडी उसको उठाए और माँ उठाए तो फ़र्क समझता है। फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसको पता लगता है ये जो आदमी यहाँ रहता है ये भी मेरा पापा है और इसका भी इस घर से। अगर मान लीजिए अब बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का हो गया, यानी कि उसकी समझ पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, और उसको पता लगा कि देखा, उसने फील किया कि पापा बाहर से आए हैं और एकदम से लेट गए हैं और बोले मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो बच्चा निश्चित तौर पे उस समय हंसेगा नहीं, खुश नहीं होगा, हल्का सा दुख उसके चेहरे पे भी नोट किया जा सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाई, कनेक्शन विद दैट फैमिली, विद दोज फैमिली मेम्बर्स। अब बच्चे को धीरे धीरे अपने आपके साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैचमेंट शुरू हो गया। वो मेडिटेशन शुरू कर देता है, बच्चा समझने लग जाता है कि ये मेरे अपने हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चा और बड़ा होता है, 4-5 साल का, अगर मान लीजिए उसका छोटा भाई बहन आता है दुनिया में, तो उसको वो भी अपना सा लगने लगता है। उसको लगता है कि यस, जैसे मैं इन लोगों को प्यारा हूँ, ये भी प्यारा है, इसका मतलब मुझे भी होना चाहिए। तो अगेन जो है कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने परिवार के सभी मेंबर्स को पहचानने लग जाता है, उनके दुख में दुखी होता है, खुश होने पर खुश हो जाता है। ये कनेक्शन के साथ स्ट्रेंथनिंग ही है और कुछ नहीं है। फिर आगे पोइट कहता है, देयर आर मेनी एविल थिंग्स लाइक जेलस। हमारे आसपास बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे एक जेलस है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ईर्ष्या हम तब करते हैं जब हम उन जैसे नहीं बन पाते हैं। डर्थ ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, डर्थ का मतलब होता है कमी हो जाना,
ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसान वाले गुणों की कमी होना। आसपास हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे आपको, नोबलनेस, अनहेल्दी, एविल वेज एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी मेहनत, ईमानदारी, लॉयल्टी ये ना दिखाकर शॉर्टकट्स, जेलस और नीचा दिखाना, इस तरह के काम में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए तकलीफ़ पैदा करती हैं। इट गिव्स बर्थ टू मैनी ट्रबल्स, और इससे कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कितना अच्छा हो अगर हम सब लोग अच्छे मन से एक दूसरे की हेल्प करने की सोचें। किसी के अंदर कोई कमी है तो अपनेपन से उसको समझाएं, ना कि उसको डांटने वाले लहजे में या नीचा दिखाने वाले लहजे में या जेलस शो करते हुए। कितना सुंदर वो संसार हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट थिंक इन दिस मैनर। These things work like a shroud, pall of sadness in our spirits, on our spirits, means make a man unhappy। और जब हमारे चारों तरफ गंदे लोग, बुरी बातें करने वाले लोग ऐसे रहते हैं तो हम उदास, दुखी हो जाते हैं। But only beautiful things present in nature like the sun, the moon, the trees, the clear rills। clear rills का मतलब है नदियाँ, पानी के झरने। And like beautiful flowers that we wreathe into a flowery band which keeps us connected to the earth। पर उसके बाद जब हम बहुत दुखी और परेशान होते हैं तो हमारे आसपास प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने नाम लिए, सूरज, चंद्रमा, पेड़, नदियाँ, पानी के झरने, ये सब हमें फिर खुशी देते हैं, हमारे दुख तकलीफ़ से हमें बाहर निकालते हैं और हमें इस अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। दीज थिंग्स गिव अस फिजिकल एंड मेंटल पीस, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। थर्ड स्टैंजा जो है वो है, For simple sheep and such are daffodils with the green wood they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब इस स्टैंजा के अंदर बताया गया है कि sheep and other animals, ये जो भेड़ होती है या बाकी जानवर होते हैं, येलो फ्लोरी प्लांट्स जिसको डेफोडिल्स कहते हैं एट्सेट्रा, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड द क्लियर रिल्स आर स्ट्रीम्स विच कवर द अर्थ एंड कीप इट कूल ड्यूरिंग द हॉट सीजन। थैंक्स बोलना चाहिए हमें क्लियर रिल्स को, जो जंगल में या और जगहों पर बहकर इस पृथ्वी को ही नहीं, जानवरों को, शीप को, बाकी जानवरों को, येलो फ्लोरी प्लांट्स यानी कि पीले पत्तों वाले, फूलों वाले पेड़ों को, इन सब को कूलिंग कवर देती है, यानी कि शांति प्रदान करती है। ऑन द अदर हैंड द पोएट इज़ रेफरिंग टू जीसस क्राइस्ट। अब इसका एक मीनिंग और भी निकाला जा सकता है कि एक तरह से पोएट जो है हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं, बीइंग द शेफर्ड, कि वो एक शेफर्ड की तरह से हैं, एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द सिंपल शीप। सिंपल शीप का मतलब मैनकाइंड, इंसानियत की रक्षा के लिए भगवान जीसस हमेशा हमारे ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, हमारी मदद करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक हैज़ बिकम रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटीफुल मस्क रोजेस। और जंगल में जहाँ पर पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ पर मस्क रोजेस, उनकी जो सुगंध है, फ्रेगरेंस है, वो चारों तरफ फैल के वो भी हमें शांति देती है। लास्ट स्टेंजा है, एंड such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। इसमें ये कहा गया है कि जो ग्रैंडियर है इज एसोसिएटेड विद माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब होता है वो लोग जो मर चुके हैं पर वो माइटी थे, पावरफुल थे, ग्रेट थे वो लोग। द माइटी डेड आर दोज हु आर रिमेंबर्ड फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, नोबल डीड्स एंड अचीवमेंट्स। जितने भी लोग मरे सब के सब इक्वली माइटी नहीं थे, इक्वली ग्रेट नहीं थे, पर उनमें से जो ग्रेट थे ये उनकी बात कह रहे हैं कि वो माइटी डेड जो हैं, जो अच्छे और बढ़िया लोग थे, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, हम उनको याद करते हैं। उनकी स्टोरीज़ जो हैं, स्टोरीज ऑफ द डेड हीरोज़ आर गॉड्स गिफ्ट्स टू हेल्प मैन कॉप एंड गेट फॉरगेट हिज ग्रीफ एंड माइजरीज। जब हम ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं तो एक तरह से हम अपने दुख तकलीफ़ से बाहर आ जाते हैं कि वो लोग भी तो थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया। जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी बलि दे दी, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, तब हम आज आज़ादी की हवा में सांस ले पाते हैं। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा दुख उन लोगों से बड़ा है, उन्होंने जो तकलीफ़ें सही कि हम उनसे ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हैं। तो ये सोच ही हमें फिर दोबारा से जिंदा दिल बनाती है। गॉड कीप्स ऑन शावरिंग फ्रॉम हेवन, ये जो एक तरह से इमोर्टल ड्रिंक है, खुशियाँ हैं, ये भगवान
आकाश में बैठकर, स्वर्ग में बैठकर हमारे ऊपर उसकी वर्षा करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम क्लियर होगी। अब इसमें अगर मैं पोइटिक डिवाइसेस की बात करूं या लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूं तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। सेकंड लाइन में इट है, ये तो ब्यूटी के लिए कहा गया है। उसके बाद अगर मैं मेटाफोर की बात करूं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाफोर क्या चीज़ होती है। मेटाफोर अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समथिंग एज द सेम क्वालिटी, यानी कि किसी चीज़ की जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी से तो उसकी तुलना करते समय हम मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोर को यहाँ मेटाफोर की तरह से लिया गया है शेडी शेल्टर बोलने के लिए। उसी तरह से स्वीट ड्रीम्स, फिर फ्लोरी बैंड, फिर उसके बाद में आपका नोबल नेचर्स, ये एलिट्रेशन हो जाएगा। ये अलग अलग जो है डिवाइसेस इसमें हैं। और एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बात पता, अच्छा पहले एलिट्रेशन में क्लियर कर देता हूँ। यूज़ ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सेम जो लेटर है वो दोबारा आएगा। जैसे ऑफ नोबल नेचर्स, दोनों में एन से शुरू है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तो वह है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या चीज़ होती है, फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। कई बार हम दो ऐसे शब्द बोलते हैं जो वैसे तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पर यूज़ एक साथ किए गए होते हैं। जैसे द माइटी डेड, अब माइटी का मतलब होता है पावरफुल, डेड का मतलब होता है जिसके अंदर जान ना हो। तो माइटी डेड जो है ऑक्सीमोरन डिवाइस बनाता है। तो इस तरह से आपको ये पोएम उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ मेक नोट्स। थैंक यू।